अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम जो है वो पास्ट पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये पेपर 2014 का है जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। ये बायोलॉजी सेक्शन है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रेफर टू एवोल्यूशन। एवोल्यूशन से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट ये है कि इनहेरिटेड वेरिएशंस विच आर फेवर्ड इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट दे आर पास्ड ऑन, यानी फेवरेबल वेरिएशंस जो होती हैं वो आगे जनरेशन में पास होती हैं। देयर इज़ ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिंदा रहने के लिए एक जंग है, एक लड़ाई है। इन टाइम फेवर्ड इनहेरिटेंस वेरिएशन में एक्यूमुलेट कॉजिंग ग्रेजुअल चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म। वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो फेवर्ड वेरिएशंस हैं ये इतना हद तक जमा हो जाती हैं कि न्यू स्पीशी जो है या जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर चेंज आने लगता है या न्यू स्पीशी बनने लगती है। ऑल्दो पॉपुलेशंस टेंड टू ओवर प्रोड्यूस, दे रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट इन नंबर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगरचे जितने भी एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म है उनके पास ओवर प्रोडक्शन की एबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद उनका नंबर कांस्टेंट रहता है। ये चारों स्टेटमेंट जो हैं, अगर आपने चैप्टर 10 में डार्विन की थ्योरी पढ़ी हो तो उसके अंदर ये चारों स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। अच्छा, आपने करना सिर्फ ये है कि इन चारों स्टेटमेंट को आपने करेक्ट सीक्वेंस के अंदर लिखना है कि पहली कौन सी है फिर दूसरी कौन सी है। तो बहुत आसान सा सवाल है, बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहली स्टेटमेंट आपकी ये है। डार्विन कहता है कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि एनिमल्स के पास या ऑर्गेनिज्म के पास रिप्रोडक्शन की एबिलिटी एक हद से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, मैंने पिछले पेपर के अंदर भी ये एग्जांपल दी थी एक पेपर में कि अगर इंसान ह्यूमन मेल जो है वो एक बार में जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड रिलीज़ करता है जिसे हम सेमन कहते हैं, उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। और ये मैं एक बार की बात बता रहा हूँ। ह्यूमन मेल जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कई बार, हज़ारों बार जो है वो सेमन रिलीज़ कर सकता है, लेकिन एक बार रिलीज़ करने पे उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं और सिर्फ एक स्पर्म चाहिए बेबी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इतने ज़्यादा स्पर्म जो है वो ह्यूमन मेल की बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब ओवर प्रोडक्शन है, ओवर रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो किसी भी स्पीशी का जो नंबर है वो कांस्टेंट रहता है जनरेशन टू जनरेशन। उसका रीज़न जो है वही दूसरा पॉइंट है कि देयर इज़ ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जिंदा रहने के लिए जो है वो किसी ना किसी जिंदा रहने के लिए एक लड़ाई है, एक स्ट्रगल है। डार्विन डिफाइन करता है ये 3 तरह की स्ट्रगल है। एक वो है जो किसी स्पीशी के मेंबर की आपस में, फॉर एग्जांपल एक इंसान दूसरे इंसान से जंग लड़ रहा है रिसोर्सेज के लिए, खाने की चीज़ों के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, जगह के लिए, शेल्टर के लिए। तो ये कहलाती है इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब एक ही स्पीशी के मेंबर की आपस में। इंसान की शेर के साथ जो जंग है ज़िंदा रहने के लिए वो कहलाती है इंटर स्पेसिफिक, यानी 2 स्पीशी की आपस में जंग। और एक जंग है जो कि हमारी इन्वायरमेंट के साथ होती है, तूफ़ान आ गया, सैलाब आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उसके नतीजे में भी बहुत सारी जो मेंबर्स हैं वो वाइप आउट हो जाते हैं। तो ये स्ट्रगल है जिसकी वजह से नंबर कांस्टेंट रहता है। तो ये दूसरा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट फोर्थ है, इसमें फोर्थ नहीं दिया हुआ, इसमें भी नहीं दिया हुआ, इसमें भी नहीं दिया हुआ, इन 2 में दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट जो है डार्विन का वो सेकंड है, इसमें पहला दिया हुआ है तो ये गलत है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है ई। बाकी 2 पॉइंट क्या कहते हैं? डार्विन कहता है कि कोई भी 2 एनिमल्स जो हैं वो एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते, हमेशा उनके दरमियान कुछ ना कुछ माइनर वेरिएशन होती हैं। और ये वेरिएशन जो है, ये जो वेरिएशन अच्छी वाली होती हैं, फेवर्ड वेरिएशन होती हैं, वो पास ऑन होती हैं आगे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होती हैं। तो ये थर्ड पॉइंट है। उसके बाद डार्विन कहता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो वेरिएशंस हैं ये इतना हद तक जमा हो जाते हैं कि नए आने वाले पुराने वालों से डिफरेंट नज़र आने लगते हैं और हम कहते हैं एक नई स्पीशी ओरिजिनेट हो गई। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि जब पहले मोबाइल आया था तो उससे आप सिर्फ कॉल कर सकते थे, फिर उसके अंदर टेक्स्ट करने की एबिलिटी ऐड हुई, फिर उसके अंदर ब्लूटूथ का ऑप्शन ऐड हुआ, फिर उसके अंदर कोई और ऑप्शन ऐड हुआ, कैमरा आया, वीडियो बनाने का ऑप्शन हुआ, पिक्चर खींचने का ऑप्शन हुआ। और आज का जो मोबाइल है, आज का जो एंड्रॉयड या आईफोन है वो उस मोबाइल से कम्प्लीटली डिफरेंट नज़र आता है। कोई देख कर नहीं कह सकता कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो बिल्कुल इसी तरह चेंजेस इतना हद तक एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं कि नए आने वाले पुराने वालों से डिफरेंट नजर आने लगते हैं। ओके, द डायग्राम शोज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया इन्होंने एज सीन इन द सेक्शन। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पी, क्यू एंड आर। देखिए इन्होंने 3 चीज़ों को लेबल किया है पी, क्यू और आर से। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पी, क्यू और आर है क्या, और उसके बाद आप पता लगा सकते हैं कि फंक्शन क्या है। तो थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो आउटर 2 लेयर आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली इसकी मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। ये क्लोरोप्लास्ट की 2 मेम्ब्रेन है, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी होती हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ इस तरह के बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एक बैग जो है ये कहलाता है थाइलाकॉइड।
दिस इज़ नोन एज थाइलाकॉइड। और ये जो बैग्स का एक ग्रुप बन जाता है, दिस इज़ नोन एज ग्रैनम। दिस इज़ अ ग्रैनम, ठीक है, दिस इज़ अ ग्रैनम। अच्छा, इसके बाद ग्रैनम ये बहुत सारे होते हैं, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ये एक पूरा ग्रैनम है, ठीक है, ये एक पूरा ग्रैनम है और ये इस तरह के बैग से बना होता है जिन्हें हम थाइलाकॉइड कहते हैं। इसके अलावा बाकी जितना एरिया है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये जितना भी एरिया है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये कहलाता है इसका स्ट्रोमा। दिस इज़ नोन एज स्ट्रोमा। तो ये जो आर आपको दिखाया हुआ है ये पॉइंट आउट कर रहा है इसी एरिया के ऊपर, ये जो बाकी आपको कलरलेस एरिया नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज स्ट्रोमा। और एक तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर दिखाई गई है वो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये बीच में कुछ बैग्स पड़े हुए होंगे, दीज आर स्टोरेज। इनके अंदर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, ये बेसिकली बैग्स हैं जो चूँकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज बन रहा होता है तो उस ग्लूकोज को स्टोर भी किया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो वो इन बैग्स के अंदर किया जाता है। तो पी जो है ये थाइलाकॉइड है या ग्रैनम है। अच्छा, थाइलाकॉइड के अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है लाइट रिएक्शन। तो जो सनलाइट है वो इस पर पड़ती है और यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उससे बनाते हैं एटीपी, और कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जमा करके दे देते हैं एनएडीपी को। तो यहाँ पर होना है लाइट रिएक्शन। अब हमने देखना है लाइट रिएक्शन कहाँ लिखा है। तो पहले में लिखा है कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज, ये इसका काम नहीं है। पी का काम कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस पी में नहीं होता, मैं बताऊंगा कहाँ होता है। लाइट एब्जॉर्प्शन, या तो डी आंसर है या ई आंसर है, क्योंकि जो थाइलाकॉइड है उसके अंदर लाइट एब्जॉर्ब होती है और इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ इन्होंने, क्यू के बारे में मैंने आपको बताया है। क्यू जो है ये वो बैग्स हैं कि जिसके अंदर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाएगा, तो इसका काम है स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हम डी में देखते हैं, डी में लिखा है स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ई में लिखा है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। सिंथेसिस नहीं होता यहाँ पे स्टोरेज होती है। मैं बताता हूँ, सिंथेसिस होता है आपका आर में। ये आर वो एरिया जिसे मैंने कहा स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर होता है डार्क रिएक्शन। थाइलाकॉइड में हो रहा था लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा के अंदर होता है डार्क रिएक्शन। थाइलाकॉइड के अंदर जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें क्या करते हैं, क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उससे बनाता है एटीपी, और फिर इस एटीपी को स्ट्रोमा के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फिर यहाँ पर होता है डार्क रिएक्शन, जिसमें इस एनर्जी को इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है और इससे बनाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस जो होता है ये आर वाले एरिया के अंदर होता है, यानी स्ट्रोमा के अंदर। ये डायग्राम है, ये जो एक बैग आपको नजर आ रहा है दिस इज वन थाइलाकॉइड, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक थाइलाकॉइड है और इससे पूरा जो बैग बना हुआ है, देखें ये एक जो है ये थाइलाकॉइड है और ये जो पूरा एक ग्रुप बना हुआ है दिस इज नोन एज अ ग्रैनम, इसे हम कहते हैं स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड। और इनके दरमियान ये कनेक्टिंग स्ट्रक्चर लेमेला कहलाता है, इसको छोड़ दें। खैर, ये जो बाकी एरिया जो है थाइलाकॉइड और ग्रैनम के अलावा दिस इज नोन एज स्ट्रोमा, बाकी ये इसके दो मेम्ब्रेन्स हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोलॉजिकल कम्युनिटी। पहली बात, कम्युनिटी किसे कहते हैं। देखें, बेसिक यूनिट जो होता है हमारे पास इस क्लासिफिकेशन का वो होता है स्पीशी। स्पीशी कौन है? स्पीशी बेसिकली कहते हैं एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का कि जिनके सिमिलर कैरेक्टर्स हों, पहला पॉइंट। दूसरा, वो आपस में रिप्रोडक्शन करके ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हों जो फर्टाइल हों। तो आप दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हम तमाम इंसान एक स्पीशी हैं, क्योंकि एक तो हमारे कैरेक्टर सिमिलर हैं और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ का इंसान, पाकिस्तान का कोई इंसान पाकिस्तान का कोई मेल जो है वो अमेरिका की किसी फीमेल के साथ अगर रिप्रोडक्शन करता है तो उसके नतीजे में जो बच्चा पैदा होता है वो फर्टाइल होता है। इससे पता ही लगता है कि यहाँ के इंसान और वहाँ के इंसान मिलकर एक स्पीशी हैं। हम जितने भी इंसान हैं दुनिया में सब एक स्पीशी हैं। एक और चीज़ जो स्पीशी का पता देती है वो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ के किसी इंसान का नंबर ऑफ क्रोमोसोम देख लें और वहाँ के किसी इंसान का देख लें तो वो 46 ही होगा। अच्छा, अब स्पीशी से बड़ा यूनिट जो होता है वो नॉर्मल क्लासिफिकेशन के अंदर तो आपने पढ़ा है जीनस, ये दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन है जो इकोसिस्टम के अंदर होती है। स्पीशी से बड़ा यूनिट होता है पॉपुलेशन। एक ही स्पीशी के मेंबर जब एक जगह रह रहे होते हैं तो वो कहलाती है पॉपुलेशन। तो कराची के अंदर बहुत सारे इंसान रह रहे हैं तो ये ह्यूमन पॉपुलेशन है, ठीक है। बहुत सारे डॉग्स रह रहे हैं, ये डॉग्स की पॉपुलेशन है। अच्छा, तो किसी भी जगह अगर एक स्पीशी, सिर्फ एक स्पीशी के मेंबर रह रहे हैं तो वो कहलाती है पॉपुलेशन, और अगर एक से ज़्यादा स्पीशीज़ अगर एक जगह रह रही हैं तो वो कहलाती है कम्युनिटी, ठीक है। तो अगर सिर्फ एक जगह इंसान रह रहे हैं तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन है, अगर एक जगह डॉग रह रहे हैं तो वो डॉग की पॉपुलेशन है। लेकिन अगर एक जगह पर इंसान, डॉग्स और कैट सब साथ रह रहे हैं, या इंसान रह रहे हैं और डॉग्स रह रहे हैं और प्लांट्स रह रहे हैं तो वो कहलाता है कम्युनिटी।
अच्छा, कम्युनिटी के अंदर भी हम लिविंग की बात करते हैं, पॉपुलेशन में भी हम लिविंग की बात करते हैं, स्पीशी के अंदर भी लिविंग की बात करते हैं। जब आप इस लिविंग के साथ नॉन लिविंग को जोड़ देंगे तो अब ये बन जाएगा इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सवाल पूछा बायोलॉजिकल कम्युनिटी से रिलेटेड, तो हमने देखना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ट्रू। ओके, पहला ऑप्शन देखते हैं, देयर मेंबर्स शेयर अ कॉमन जीन पूल। जीन पूल किसे कहते हैं? जीन पूल कहते हैं किसी भी एक एरिया के अंदर रहने वाली जो एक पॉपुलेशन होती है उसकी सारी जीन्स को जमा करके एक बैग में डाल दें तो वो बैग कहलाता है जीन पूल। फॉर एग्जांपल, एक गार्डन है, उस गार्डन के अंदर एक तरह का दरख्त है, फॉर एग्जांपल रोज़ का प्लांट है। अब उस रोज़ के अंदर जो है वो जितने भी प्लांट्स हैं रोज़ के, उन तमाम की जीन्स को जमा करके हम एक बैग के अंदर डाल दें तो वो बैग जो है वो कहलाता है जीन पूल। तो जब भी हम जीन पूल की बात करते हैं हम एक पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन का मतलब हम एक स्पीशी की बात करते हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी के अंदर हम एक स्पीशी की बात नहीं करते, कम्युनिटी के अंदर उस एरिया में रहने वाली सारी स्पीशी की बात होती है। तो दे डू नॉट शेयर अ कॉमन जीन पूल। तो ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है अबाउट बायोलॉजिकल कम्युनिटी। हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। ओके, उसके बाद क्या है, द कम्युनिटी रिमेन्स स्टेबल इवन दो सम फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट में अंडरगो चेंज। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई अगर एक कम्युनिटी है उसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो वो हमेशा स्टेबल रहेगी भले उसके फिजिकल एस्पेक्ट में कोई चेंज आता रहे। फॉर एग्जांपल, एक कम्युनिटी है कि जहाँ पर इंसान है, जहाँ पर प्लांट्स हैं और जहाँ पर जो है वो हर्बीवोर्स हैं। ठीक है, प्लांट्स हैं, हर्बीवोर्स हैं और वहाँ पर कार्निवोर्स हैं। ठीक है, अब इस कम्युनिटी के अंदर अगर सपोज कर लें फिजिकल चेंज आ जाए। फिजिकल चेंज क्या है? हम फिजिकल चेंज ले आते हैं कि इस एनवायरनमेंट में सनलाइट नहीं है। अब अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्या ये कम्युनिटी स्टेबल रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। उसका रीज़न क्या है? जब सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स खाना नहीं बना सकते, जब प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे तो हर्बीवोर्स प्लांट्स नहीं खा पाएंगे, जब हर्बीवोर प्लांट नहीं खा पाएंगे तो हर्बीवोर मर जाएंगे, जब हर्बीवोर मर जाएंगे तो कार्निवोर्स भूखे मर जाएंगे। तो इस कंडीशन में हो ये रहा है कि किसी फिजिकल एस्पेक्ट के चेंज होने की वजह से कम्युनिटी स्टेबल नहीं रह पा रही। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉपुलेशंस लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये बिल्कुल सही बात है। इस कम्युनिटी की डेफिनेशन यही होती है कि एक एरिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन रह रही है, ह्यूमन की एक पॉपुलेशन है, डॉग्स की एक पॉपुलेशन है, प्लांट्स की एक पॉपुलेशन है, कैट्स की, तो वो सारी पॉपुलेशन मिलाकर ही हम उसे कहते हैं कम्युनिटी। तो ये सही स्टेटमेंट है। चौथी स्टेटमेंट क्या है? अ कम्युनिटी इंटरैक्ट विद नॉन लिविंग एनवायरनमेंट एंड बोथ फंक्शन टुगेदर टू फॉर्म इकोसिस्टम। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर कम्युनिटी को आप जोड़ दें उसके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से, फॉर एग्जांपल एक एरिया के अंदर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको मैं जोड़ दूं वहाँ की हवा से, वहाँ की पानी से, वहाँ की मिट्टी से, वहाँ के पत्थरों से, वहाँ की सनलाइट से, वहाँ की विंड से, तो मैंने क्या किया, लिविंग को नॉन लिविंग के साथ जोड़ दिया, तो ये बनता है इकोसिस्टम। तो हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो 3 और 4 है। तो ये वाहिद ऑप्शन है कि जिसके अंदर 3 और 4 दिया हुआ है, ये करेक्ट है। अच्छा, सारे इसके अंदर शायद ऐसे ही क्वेश्चन है इवेंट्स वाले, लाइन से लगाने वाले। 4 इवेंट्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस अक्रॉस साइनेप्सिस। साइनेप्स किसे कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं बेसिकली ये वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर दो न्यूरॉन्स जो हैं वो मिलते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जहाँ पर मैसेज देता है वो एरिया जो है ये कहलाता है साइनेप्स। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, तो ये जो कनेक्शन इनके दरमियान बन रहा है ये साइनेप्स है। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये 4 इवेंट्स होते हैं। अब आपने क्या करना है, इन विच सीक्वेंस डू दीज इवेंट्स अकर, पहले कौन सा होता है और लास्ट में कौन सा होता है ये आपने पता लगाना है। तो मैं पहले आपको सिंपल से समझाता हूँ। देखिए, ये जो साइनेप्स है इसके अंदर जो मैसेज है उसकी डायरेक्शन ये है। इसका मतलब क्या है, ये वाला न्यूरॉन है जो मैसेज लेकर आ रहा है और इसने अब मैसेज देना है इस वाले न्यूरॉन को। तो हम क्या करते हैं, इसे लेबल किया जाता है, जो साइनेप्स से पहले वाला न्यूरॉन है उसे हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। बस मैं प्री लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और इसकी मेम्ब्रेन को कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो साइनेप्स के बाद वाला है ये वाला न्यूरॉन कहलाता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन और इसकी मेम्ब्रेन कहलाएगी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा होता क्या है, मैसेज यहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जब मैसेज ट्रैवल करके आता है उसके बाद क्या होता है, जब मैसेज एंड पर पहुंचता है ना, तो यहाँ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में कुछ बैग्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं वेसिकल। इन वेसिकल के अंदर ना एक अदद केमिकल होता है, ये केमिकल के मॉलिक्यूल हैं। जैसे ही मैसेज एंड तक पहुंचता है इस न्यूरॉन के, ये बैग जो है ना ये फ्यूज़ हो जाता है मेम्ब्रेन के साथ।
इस मेम्ब्रेन के साथ, और जब ये फ्यूज हो जाता है तो ये केमिकल बाहर आ जाता है। इस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इसका रिसेप्टर लगा होता है अगले न्यूरॉन पे, यहाँ पे, और जैसे ही ये केमिकल आकर इस अगले न्यूरॉन पर बैठता है, अगला न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है और मैसेज इसके अंदर पास ऑन हो जाता है। सही। तो हम देखते हैं इनमें ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसमें हम इसे किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज काम होगा, फर्स्ट काम जो होगा वो प्री साइनेप्टिक के अंदर होगा। तो पोस्ट साइनेप्टिक की तो अभी हमने बात करनी ही नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये पोस्ट साइनेप्टिक की बात लिखी हुई है। इसमें अगर देखें तो ट्रांसमीटर की बात लिखी हुई है, न्यूरोट्रांसमीटर की बात लिखी हुई है। इसमें अगर देखें तो भी न्यूरोट्रांसमीटर की बात लिखी हुई है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो रिलेटेड हो। इसमें अगर देखें तो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की बात लिखी हुई है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये पहले नहीं होगी, इन तीन में से कोई है जो पहले होगी। तो पहली स्टेटमेंट पहला काम मैंने आपको बताया था कि मैसेज आ रहा होता है, तो उस मैसेज के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एक्शन पोटेंशियल, और उस एक्शन पोटेंशियल के दो स्टेप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन और एक को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो पहला स्टेप यही है कि पहले मैसेज आ रहा होता है जिसे हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। तो डीपोलराइजेशन होती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की। जब मैसेज एंड तक पहुंच जाता है फिर मैंने आपको बताया क्या चीज़ रिलीज होती है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो आप ये देखें, रिलीज ऑफ ट्रांसमिटेड सब्सटेंस इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो बीच की स्पेस है ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है, और जैसे ही मैसेज इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के एंड में पहुंचता है ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ जाता है। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होगा कि ये न्यूरोट्रांसमीटर जाकर बैठेगा इस वाले न्यूरॉन पे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, और मैसेज ट्रांसफर कर देगा। तो ये देखें, प्रोपेगेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक एक्शन पोटेंशियल। मैंने अभी आपको बताया एक्शन पोटेंशियल वो मैसेज होता है जो जनरेट होता है। तो जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर जाकर बैठेगा इस वाले न्यूरॉन में, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और वो आगे फ्लो करना शुरू कर देगा। एक्शन पोटेंशियल के फ्लो करने को हम कहते हैं प्रोपेगेशन। तो ये हमारा थर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट होना चाहिए, ये सेकेंड इवेंट है, ये थर्ड इवेंट है। अच्छा, एक बार जब मैसेज आगे चला गया, अब इस न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या हो गया, खत्म। तो अब इसे यहाँ स्पेस में नहीं होना चाहिए। तो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या करता है, इसे वापस अंदर ले लेता है, ठीक है, इसे वापस अंदर ले लेता है। इसे हम कहते हैं रिजॉर्प्शन। तो ये हमारा फोर्थ इवेंट है। तो हमने देखना है कि ये सीक्वेंस किस में है। तो फर्स्ट हमारा फर्स्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट पे, तो इनमें से कोई है। सेकंड हमारा कौन सा इवेंट है, फोर्थ वाला। तो इसमें देखते हैं, सेकंड पे थर्ड दिया हुआ है, ये हमारा आंसर नहीं है। इसमें हमें सेकंड पे फोर्थ दिया हुआ है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। लास्ट वाले दो इवेंट में पहला इवेंट जो है वो हमारा ये वाला इवेंट है जिसको हमने थर्ड कहा है, ठीक है। तो ये हमारा इवेंट है, और उसके बाद हमारा ये थर्ड इवेंट जो है ये बेसिकली फोर्थ पे आता है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। जॉइंट्स फाउंड एट द वर्टिब्री आर। वर्टिब्री के अंदर कौन से जॉइंट्स होते हैं, तो बुक के अंदर आप अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहलाते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट्स के अंदर बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर वो एक दूसरे के करीब आती हैं और दूर जाती हैं। आप अगर बेंड होते हैं फॉरवर्ड, आगे की तरफ बेंड होते हैं, जैसे हम रुकू करते हैं नमाज में, तो हमारी जो वर्टिब्री हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं। और जब हम पीछे की तरफ बेंड होते हैं तो हमारी वर्टिब्रीज एक दूसरे के करीब आती हैं। तो ये वाला जॉइंट जिसके अंदर बोन्स बैक एंड फोर्थ मूव करती हैं जॉइंट के अंदर, ये कहलाता है ग्लाइडिंग जॉइंट। स्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है, ये हमारा पाया जाता है रिस्ट के अंदर, जहाँ पर छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिन्हें हम कार्पल कहते हैं। और ये हमारा पाया जाता है एंकल के अंदर, जहाँ पर छोटी छोटी बोन्स होती हैं, खैर बहुत छोटी तो नहीं होती, थोड़ी सी बड़ी होती हैं इनसे, ये कहलाती हैं टार्सल्स। तो यहाँ पर जो जॉइंट बनता है वो स्लाइडिंग होता है, जिसमें बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती हैं और काफ़ी हद तक हमें मूवमेंट मिलती है। पार्शियली मूवेबल जॉइंट कहाँ होता है भाई, ये रिब्स का जो जॉइंट है, जो हमारा रिब्स का जॉइंट है वर्टिब्रल कॉलम के साथ पीछे, ये हमारा पार्शियली मूवेबल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। जब आप सांस लेते हैं तो आपकी रिब्स ऊपर मूव करती हैं और बाहर की तरफ जाती हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपकी रिब्स डाउनवर्ड जाती हैं और नीचे की तरफ डाउनवर्ड और इनवर्ड जाती हैं। तो ये स्लाइट मूवमेंट होती है, इसी वजह से पार्शियली मूवेबल जॉइंट कहलाते हैं। फिक्स जॉइंट कहाँ है भाई, तो ये स्कल के जो जॉइंट है, आपके सर की जो हड्डियाँ हैं और फेस की जो हड्डियाँ हैं जो जुड़ी हुई हैं, सिवाय आपके लोअर जॉ के जो मूवेबल होता है जिसे मैंडिबल कहते हैं, उसके अलावा बाकी सारे स्कल के जॉइंट जो हैं ये फिक्स जॉइंट होते हैं। इन्हें सूचर भी कहते हैं क्योंकि ऐसा लगता है किसी ने सिया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है और ये इनके दरमियान जॉइंट है, ये इनके दरमियान जॉइंट है, ये कुछ इस तरह से होता है, तो ऐसा लगता है किसी ने सिया हुआ है।
पिवट जॉइंट कहाँ होता है? एल्बो के अंदर आप अपना हाथ जो है वो किसी सरफेस के ऊपर रखें बिल्कुल सीधा, और ऐसे बिहेव करें कि जैसे आप बल्ब लगा रहे हैं, ठीक है। तो बल्ब वाली मूवमेंट जो आप कर रहे हैं तो आपकी एल्बो ट्विस्ट हो रही है, या आप ऐसे बिहेव करें जैसे चाबी घुमा रहे हैं। तो ये जो जॉइंट है ये पिवट जॉइंट है जो ट्विस्टिंग मूवमेंट को अलाउ करता है। ये जॉइंट आपके स्कल के साथ, स्कल का वर्टिब्रल कॉलम के साथ भी होता है, जो कि आपको ट्विस्टिंग मूवमेंट अलाउ करता है, जो कि आप साइड में देखते हैं। जब आप सलाम फेरते हैं तो राइट देखते हैं और लेफ्ट देखते हैं, ये बेसिकली ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है जो इसी पिवट जॉइंट की वजह से होती है। हाउ मेनी मेनिंजेस कवर द ह्यूमन ब्रेन? तो अगर आपने थर्ड चैप्टर जो है उसमें ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम देखी हो तो उसके अंदर आपको कुछ लेयर्स नज़र आएंगी जो बेसिकली मेनिंजेस कहलाती हैं। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ये ब्रेन के ऊपर भी होती हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी होती हैं। देखिए, अगर हम बाहर से चलें तो सबसे पहले हमें मिलेंगे आपके बाल, ठीक है, ये आपके हेयर है। बाल के बाद बाल अगर हम निकाल दें आपके तो हमें मिलेगी आपकी खाल, तो ये आपकी स्कैल्प है या आपकी स्किन है। अच्छा, वो अगर हम निकाल दें तो हमें आपका मिलेगा स्कल, ठीक है, ये बोन है। बोन के नीचे आपकी 3 लेयर्स होती हैं, ये 1, 2 और ये 3 लेयर्स होती हैं, ये तीनों कहलाती हैं मेनिंजेस। दीज आर मेनिंजेस, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी मेनिंज जो है, तीसरी मेनिंजियल लेयर जो है, इसके बाद आपका होता है ब्रेन, ठीक है। तो ये 3 मेनिंजियल लेयर होती हैं। इसके नाम जो है ये आपकी बुक में नहीं है। आउटर लेयर जो है ये ड्यूरा कहलाती है, बीच वाली लेयर जो है ये एरेक्नॉइड कहलाती है, एरेक्नॉइड, और अंदर वाली लेयर जो है ये पिया मैटर कहते हैं, कुछ लोग पाया मैटर पढ़ते हैं इसे। ये अगर आप देखें तो ये बाल हैं आपके, ये बाल के बाद ये स्किन है आपकी, ठीक है। इसके बाद ये एक शीट है, इसे छोड़ दें, क्या होती है छोड़ दें। उसके बाद ये पेरियोस्टियम, ये बोन की कवरिंग होती है, और इसके बाद ये एक्चुअल बोन है। और फिर आती हैं 3 मेनिंजेस। पहली लेयर ये सख्त लेयर होती है, बड़ी टफ होती है, ये ड्यूरा है, ड्यूरेबल होती है। उसके बाद एरेक्नॉइड है, और उसके बाद ये पाया मैटर है, और उसके बाद आपका आता है ये ब्रेन है। द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो इज सोलेनम ट्यूबरोसम, ये आपकी बुक के अंदर मिल जाएगा चैप्टर 9 में। एंड दैट ऑफ ब्रिंजल इज सोलेनम मेलोंगिना। दिस इंडिकेट दैट बोथ पोटैटो एंड ब्रिंजल आर मेंबर्स ऑफ व्हाट? देखिए, दोनों के नाम में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है सोलेनम, ठीक है। अच्छा, अगर आपने चैप्टर 5 में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हर ऑर्गेनिज्म का जो नाम है उसके 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। एक पहला हिस्सा होता है, एक दूसरा हिस्सा होता है। जैसे यहाँ पे पहला हिस्सा है सोलेनम और दूसरा हिस्सा है ट्यूबरोसम। तो पहला हिस्सा जो होता है वो शो करता है जीनस, और दूसरा हिस्सा शो करता है स्पीशी। रूल ये है कि जीनस का नाम स्टार्ट होता है कैपिटल से, आप देखें सोलेनम का एस जो है वो कैपिटल है। स्पीशी का नाम स्टार्ट होता है स्मॉल अल्फ़ाबेट से, तो ट्यूबरोसम का स्मॉल है टी। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सोलेनम का एस बड़ा है, मेलोंगिना का जो एम है वो छोटा है। तो सोलेनम जो है ये बेसिकली शो कर रहा है जीनस को, और इसके बाद वाला जो नाम है वो शो कर रहा है स्पीशी को। तो दोनों के नाम में सोलेनम आ रहा है, इसका मतलब क्या है? दोनों का जीनस जो है ये सेम है, जबकि दोनों की जो स्पीशी है वो डिफरेंट है। तो आप अगर यहाँ देखें, क्या इनकी सेम स्पीशी है? नहीं। क्या इनका सेम जीनस है? यस। बट क्या इनकी डिफरेंट क्लास है? ये इससे नहीं पता लगेगा हमें, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। क्या इनकी सेम स्पीशी है? बिल्कुल नहीं। क्या इनका सेम जीनस है? यस। और इनकी डिफरेंट स्पीशी है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, और बाकी के रॉन्ग आंसर है, ठीक है। ओके, द फॉलोइंग आर ऑल फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं कि जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है। तो पहली बात तो इन्होंने अच्छा किया बता दिया कि ये सारे यूकैरियोटिक सेल में हैं, क्योंकि अगर ये कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते ही नहीं हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अब हमने इसमें देखना है कि वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं कि जिनके ऊपर 2 मेम्ब्रेन्स हैं, क्योंकि इनमें से कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके ऊपर 1 मेम्ब्रेन है। तो अगर आपने न्यूक्लियस की डायग्राम देखी हो तो न्यूक्लियस कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। कितनी लेयर्स आ रही हैं? 2 लेयर्स आ रही हैं। तो न्यूक्लियस के ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती हैं। अच्छा, न्यूक्लियस के अलावा पीछे हम क्लोरोप्लास्ट देख कर आए थे, मैंने बताया था ये क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके ऊपर भी 2 लेयर्स होती हैं, तो इसके ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा हो तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर हो गई, ठीक है, और ये कुछ इस तरह की फोल्ड की शक्ल में इसकी होती है इनर लेयर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 2 लेयर होती हैं, एक ही आउटर लेयर है और एक ही इनर लेयर है। तो इनका तो हमें पता है कि एक, ये 2 और ये 3 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन होती है। लाइसोसोम एक ऐसा बैग होता है जिसके अंदर
आपके एंजाइम्स होते हैं और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसका काम इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। पेरोक्सिसोम भी एक अदद बैग होता है कि जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस को नॉन हार्मफुल में कन्वर्ट करते हैं। और ये भी चूंकि माइक्रो बॉडी है, छोटी बॉडी होती है, जो इसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये 3 स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है और ये 2 स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। हमें डबल मेम्ब्रेन वाले सेलेक्ट करने तो 1, 4 एंड 5। इसमें 1 के बाद 2 दिया है, गलत है। 1 के बाद 3 दिया है, गलत है। 1, 4 एंड 5 ये करेक्ट ऑप्शन है और बाकी गलत हैं। The site and principal mechanism for the passage of glucose into the bloodstream in the human kidney is okay. चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर बायोलॉजी में नेफ्रॉन है और वहाँ पर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया गया है और नेफ्रॉन किस तरह से वर्क करता है वो बताया गया है। तो अगर आपने डायग्राम देखी हो, कुछ इस तरह की डायग्राम होती है ये, ठीक है। ये कुछ इस तरह की बेसिक सी डायग्राम है। माउस से बनाना बड़ा मुश्किल होता है ये। तो ये पहला पार्ट है जिसे हम कहते हैं बॉमेंस कैप्सूल। उसके बाद ये पार्ट होता है दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले होता है यू शेप। उसके बाद ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और ये होती है कलेक्टिंग डक्ट। इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कि भाई ये बता दें कि जब यहाँ से फिल्टर होकर मटीरियल आता है तो उसमें ग्लूकोज भी होता है। अब आप ये बता दें कि ग्लूकोज तो काम की चीज़ है, तो ग्लूकोज यूरिन में तो नहीं जाएगा, तो ग्लूकोज को करना है एब्जॉर्ब, ठीक है, रीएब्जॉर्ब करना है और वापस लेकर आना है बॉडी में। इन सारे पार्ट्स में से ग्लूकोज कहाँ पर रीएब्जॉर्ब होता है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है? तो देखिए, अगर आपको सिर्फ ये बताए ना कि ग्लूकोज कहाँ रीएब्जॉर्ब होता है तो आपको मैकेनिज्म जानने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे चूंकि ग्लूकोज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो सबसे पहला पार्ट जो है उसी के अंदर ग्लूकोज को भी निकाल लिया जाता है, अमाइनो एसिड को भी निकाल लिया जाता है, यहाँ पे वाटर को भी काफ़ी हद तक और सोडियम और क्लोराइड को भी काफ़ी हद तक निकाला जाता है। ग्लूकोज के बारे में आपने याद रखना है कि ग्लूकोज को प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो पहला पार्ट है इसमें निकाला जाता है। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल दिया हुआ है और जो मैकेनिज्म होता है वो होता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। एक्टिव का मतलब ये है कि बॉडी जो है वो अपनी एनर्जी लगाकर एटीपी इस्तेमाल करके ग्लूकोज को अंदर लेकर आती है। क्या रीज़न है उसका? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम है और जो ब्लड वेसल है जिसके अंदर एब्जॉर्ब करना है, ये ब्लड वेसल जा रही है, तो ये ग्लूकोज है, ठीक है, इसको लेकर आना है यहाँ पे। तो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो गेट लगे होते हैं यहाँ पे, चूँकि ग्लूकोज डायरेक्ट तो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता तो उसे किसी न किसी गेट के थ्रू जाना होता है, तो यहाँ पर जो गेट लगा होता है उसको एटीपी की मदद चाहिए होती है, एटीपी से चलता है वो। तो इस वजह से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। अच्छा, ये एक डायग्राम है, इसको अगर आप देखें तो इन्होंने बताया हुआ है कि क्या चीज़ कहाँ एब्जॉर्ब होती है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, मैं बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ आपको क्या चीज़ आपको याद रखनी है। ये नेफ्रॉन की डायग्राम है। ये शुरू का एरिया जो है ये बॉमेंस कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलस है, इनको मिलाकर कहते हैं रीनल कॉर्पसल। उसके बाद ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का एरिया है। उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले है। उसके बाद ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर आपको थोड़ा बहुत याद रखना है ग्लूकोज के बारे में। यहाँ पर ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है। ये ए जो है ये अमाइनो एसिड है, ये एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा वाटर और आयंस जो है ये कुछ हद तक यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं। और यूरिया को, बॉडी के अंदर जो यूरिया होता है उसको यहाँ पर नेफ्रॉन में डाला जाता है। ये एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है, ये डाला जा रहा है ताकि ये बॉडी से बाहर जाए। अच्छा, ये जो लूप ऑफ हेनले है इसका एक पार्ट होता है जो नीचे जा रहा होता है, दिस इज नोन एज डिसेंडिंग लिम्ब, और एक पार्ट होता है जो ऊपर आ रहा होता है, दिस इज नोन एज असेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, यहाँ से वाटर निकाला जा रहा है, और असेंडिंग लिम्ब में से सोडियम क्लोराइड निकाला जा रहा है। इतना याद रहना है। उसके बाद आता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर जो चीज़ आपने याद रखनी है वो है कैल्शियम। यहाँ पर कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे आपने मेन जो याद रखना है वो है वाटर। यहाँ पे वाटर को एडजस्ट किया जाता है। और कौन सा हार्मोन ये काम करवाता है? एडीएच, ठीक है, मेनली एडीएच है जो वाटर को की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। ओके जी, बुक लंग्स जो हैं दे सबसर्व द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इन। हमें पता है बुक लंग्स जो हैं वो लंग्स की एक टाइप होती है जो कि स्पाइडर्स के अंदर पाई जाती है। और यहाँ पर देखें, अगर आप गौर करें तो स्पाइडर जो है वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो स्पाइडर के ग्रुप में एक अदद मेंबर और होता है। अगर आपने फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ा है तो स्पाइडर के साथ स्कॉर्पियन होता है जो बिच्छू होता है। और अगर स्कॉर्पियन ना भी दिया जाता तो इसके साथ टिक्स होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, और माइट्स होते हैं। इन सब में कॉमन क्या है?
ये सारे जो हैं ये एक अदद क्लास के अंदर है जिसका नाम है एरेक्निडा। आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है जिसका नाम है एरेक्निडा। क्यों रखा है इन डिफरेंट तरह के देखने वालों को एक साथ? क्योंकि इन सब की होती हैं 8 टांगे, इन सब की 8 टांगे होती हैं, ठीक है। जबकि इंसेक्ट जो होते हैं उनकी 6 टांगे होती हैं, तो इनकी 8 टांगों की वजह से इन्हें एक साथ रखा गया है। तो इसका आंसर स्कॉर्पियन है। ये मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये स्पाइडर है, तो स्पाइडर की एनाटमी है, यानी स्पाइडर के अंदर का स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है बुक के कोई पेजेस हैं जो अलग अलग हुए हैं। तो ये बुक लंग्स है जो कि ये यूज़ करता है रेस्पायरेशन के लिए, ठीक है जी।